दोस्तों चाइना की एक रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंडे जिसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 90% नीचे जा चुका है, आजकल काफी ज्यादा डिस्कशन में है इन्वेस्टर्स के अंदर, जिसको लेके बहुत से लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं लेमन ब्रदर्स के साथ और बोल रहे हैं कि जैसे लेमन ब्रदर्स की वजह से 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो ये भी कोई नए फाइनेंशियल क्राइसिस को इनवाइट कर सकती है, जिसको लेके इन्वेस्टर्स के माइंड में बहुत सारे डाउट है और बहुत से क्वेश्चंस है। वो जानना चाहते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, एज ए इंडियन इन्वेस्टर्स को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर और आपको बताने का ट्राई करेंगे कि इसका इंप्लीकेशन इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या हो सकता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हम कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों जैसे कि हम मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपको चाइना एवरग्रैंडे ग्रुप का शेयर प्राइस का चार्ट दिख रहा है। अगर मैं इसके पिछले 5 साल के चार्ट को देखता हूं तो एक टाइम पे इसका शेयर प्राइस 30 के आसपास हुआ करता था, जो अभी ऑलमोस्ट 90% नीचे जाके 2.27 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी को स्टार्ट किया था हुई का येन ने 1996 के अंदर। इसके बाद कंपनी ने काफी ज्यादा एक्सपेंड किया और कंपनी के पास 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट थे जिसको कंपनी ने कंप्लीट किया। अगर हम ये 1300 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये चाइना के 200 सिटीज के अंदर फैला हुआ था, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये ग्रुप कितना ज्यादा बड़ा था और कितना ज्यादा फैला हुआ था चाइना के अंदर। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एवरग्रैंडे ग्रुप ने अपने आप को रियल एस्टेट के अलावा अलग अलग सेक्टर्स में और ज्यादा डाइवर्सिफाई किया और एक टाइम पे ये फॉर्च्यून 500 एंटरप्राइज के अंदर भी आती थी। दोस्तों जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी के बिजनेस रियल एस्टेट के अलावा न्यू एनर्जी ऑटो के अंदर, प्रॉपर्टी सर्विसेज के अंदर, एफसीबी, फेरीलैंड और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के अंदर भी फैले हुए थे और कंपनी के मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स थे। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि एवरग्रैंडे की स्टोरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सभी इन्वेस्टर्स के लिए और सभी ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए जहां पे डेट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है। अगर मैं एवरग्रैंडे की बात करूं तो ये एक ऐसी कंपनी थी, एक ऐसा रियल एस्टेट डेवलपर था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट था। दोस्तों कंपनी के ऊपर सितंबर 2020 के ऊपर भी काफी बड़ा लिक्विडिटी क्रंच आया था, यानी कि कंपनी के पास पैसा नहीं बचा था अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जिसके चलते कंपनी ने ऑफिशियल्स को काफी सारे लेटर भी लिखे थे और यहाँ पे ये लिखा था कि अगर छोटा सा डिफॉल्ट अगर कंपनी की तरफ से होता है वो काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस को खड़ा कर सकता है। जिसके बाद काफी सारे इन्वेस्टर्स ने अपने राइट को वेव ऑफ किया था और उसके बाद 13 बिलियन यूएस डॉलर्स का रीपेमेंट किया गया था। ये रीपेमेंट करने के बाद भी कंपनी का डेट का प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ और अगर हम आज के दिन की बात करें तो कंपनी 305 बिलियन यूएस डॉलर्स का डेट ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर, जो कंपनी को पे करना है अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो कंपनी के साथ बिजनेस रन करते थे। दोस्तों कंपनी के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं सेकंड स्टेप में बात करता हूं कि अभी करंट सिचुएशन में चल क्या रहा है। वो समझाने से पहले, जब भी कोई कंपनी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ करती है और वो फास्ट ग्रोथ करने के लिए कंपनी बहुत ज्यादा डेट लेती रहती है, तो एक टाइम पे कंपनी को कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आती है जब कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है और उस केस में कंपनी के ऊपर रिपल इफेक्ट होता है और अलग अलग बिजनेस कंपनी के काम करने बंद कर देते हैं और कंपनी बहुत बुरी सिचुएशन में चली जाती है, जैसा कि इस केस के अंदर हुआ है। दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये लिया गया है कि चाइना के अंदर जो रेगुलेटर्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए हैं और वहां पे दोस्तों कोई कंपनी कितना ज्यादा पैसा लेंड कर सकती है उसके ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं रियल एस्टेट के अंदर, और वहां पे कितना डेट लिया जा सकता है उसको लिंक किया गया है कंपनी के कैश फ्लोज के साथ, कंपनी की कैश पोजीशंस के साथ, ताकि वहां पे कोई भी फाइनेंशियल रिस्क ना हो। सेकंड दोस्तों जो प्रॉब्लम करेंटली कंपनी को हो रहा है कि कंपनी अपने एसेट्स को भी नहीं बेच पा रही है। तो जो भी रियल एस्टेट कंपनी होती है, जो भी उनके पास रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी एक टेंजिबल वैल्यू होती है। तो यहां पे कंपनी के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब कोई भी न्यूज कंपनी से रिलेटेड मार्केट के अंदर जाती है कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को भी नहीं बेच पाती है, क्योंकि दोस्तों उस केस में एक बैड वर्ड मार्केट के अंदर चला जाता है और जो एग्जिस्टिंग बायर्स होते हैं वो भी जाके कंपनी को बोलते हैं कि हमें अपना एडवांस पेमेंट वापस चाहिए, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर जो लिक्विडिटी पोजीशन होती है वो और ज्यादा खराब होने लग जाती है। थर्ड दोस्तों जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वहां पे गवर्नमेंट को, चाइना की गवर्नमेंट को एक लास्ट ऑप्शन देखा जा रहा है कि क्या यहां पे गवर्नमेंट अंदर आके इस कंपनी के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करती है ताकि यहां पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होने से उसको रोका जा सके। इसके अलावा दोस्तों
दोस्तों गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है कि वो पोटेंशियल बायर से बात कर सके, ताकि जो भी कंपनी के पास एसेट्स हैं उनको बेच के वहां से जो भी कैश मिलेगा वो डेट रीपेमेंट के लिए यूज किया जा सके। तो दोस्तों अभी हमने आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में बताया और ये भी बताया कि अभी एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब मैं आता हूं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां पे बहुत से इन्वेस्टर्स इस क्राइसिस को लेमन ब्रदर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो कि लेमन ब्रदर्स से डिराइव हुआ था, तो क्या ये एक और बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को इनवाइट कर सकता है? चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहां पे क्या क्या सिमिलैरिटीज थी और उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या क्या यहां पे डिफरेंसेस हैं लेमन ब्रदर्स में और एवरग्रैंडे के अंदर। सबसे पहला, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो फेल हो जाता है तो उसके बहुत बड़े कंसिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि लेमन ब्रदर्स के केस में भी वो भी काफी ज्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट था जिसको फेल होने के बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। सिमिलरली अगर हम एवरग्रैंडे की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा टू बिग इंस्टीट्यूशन है फेल होने के लिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज थी दोनों के अंदर वो था हाई लिवरेज, यानी कि डेट का प्रॉब्लम। वहां पे लेमन ब्रदर्स के ऊपर भी लिवरेज का प्रॉब्लम था और एवरग्रैंडे के अंदर भी जो प्रॉब्लम सामने दिख रहा है हम सबको, वो भी लिवरेज का है, डेट का है। नेक्स्ट सिमिलैरिटी है कि लेमन ब्रदर्स के केस में वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इस केस के अंदर भी रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों फंसे हुए हैं, सबका नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इक्विटी वैल्यू पूरे तरीके से इरोड हो गई थी दोनों केसेस में। लेमन ब्रदर्स के केस में भी यही हुआ था और इस केस में भी आपने देखा कि 90% तक की इक्विटी वैल्यू अभी तक इरोड हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहला, लेमन ब्रदर्स एक लेंडर था, यानी कि जो पैसे लेंड करता था। सिमिलरली अगर आप एवरग्रैंडे की बात करें तो ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है। तो दोनों कंपनीज जो कि अलग अलग टाइम के अंदर डिफॉल्ट की और दोनों अलग अलग सेक्टर से आती हैं, जिसकी वजह से आप इनका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेकंड दोस्तों, अगर हम यहां पे बात करें तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो उस टाइम पे बहुत से डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व थे पूरे क्रैश के अंदर। लेकिन अगर आप इस केस की बात करें तो यहां पे एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसके ऊपर बहुत बड़ा लोन है, जिसके पास रियल एस्टेट के एसेट्स हैं, जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि वो बेच के अपने लोन्स को पे कर सके। तो यानी कि जो कि टाइप ऑफ क्राइसिस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है अगर आप लेमन ब्रदर्स को कंपेयर करें इस क्राइसिस के साथ। नेक्स्ट दोस्तों है इनसिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेमन ब्रदर्स के केस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा था, लेकिन इस केस में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि काफी ज्यादा कम है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट स्टेप की और बात करते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स को यहां पे कैसे इंपैक्ट हो सकता है। सबसे पहला दोस्तों कि ये जो अभी का न्यूज है, जो प्रॉब्लम है वो चाइना का है। चाइना की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का है जिसका डायरेक्टली इंडिया के साथ कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन अगर हम इस न्यूज की बात करते हैं तो जब ये न्यूज आया था उसके बाद 20 सितंबर को निफ्टी एकदम से काफी नीचे चला गया था, उसमें काफी बड़ा इंपैक्ट इस न्यूज का भी था। लेकिन दोस्तों इस पूरे क्राइसिस को देखने का एक अलग एंगल भी हो सकता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना सबसे बड़ा स्टील का कंज्यूमर है और रियल एस्टेट की वजह से बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े होते हैं। दोस्तों अगर चाइना में इसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता है तो जो इंडस्ट्रियल कॉमोडिटीज हैं जिनकी डिमांड पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा ऊपर देखी गई थी, जैसे कि आपने देखा था कि स्टील का प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ा था, जिसकी वजह से जो कंपनीज इंडस्ट्रियल कॉमोडिटीज के अंदर जुड़ी हुई हैं उनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ था, जिसका इंपैक्ट उनके शेयर प्राइस के अंदर भी देखा गया था। तो अगर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है पूरे चाइना के अंदर रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं उन कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन वो इंपैक्ट कितना बड़ा होगा उसके बारे में अभी कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और क्या उसका एक्चुअल में इंडिया की कंपनीज के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उसके ऊपर भी आप अभी कमेंट नहीं कर सकते। दोस्तों इसका इंपैक्ट बस इतना हो सकता है कि अगर मेटल का डिमांड कम होता है तो जो सारी कंपनीज मेटल के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो इंडियन कंपनीज है या वर्ल्ड वाइड की कंपनीज हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंपैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है चाइना के अंदर तो कहीं ना कहीं इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए यहां से एक पॉजिटिव चीज भी निकल सकती है। अगर वहां से फॉरेन कैपिटल ज्यादा आउटफ्लो करता है तो इंडिया में वो फॉरेन कैपिटल आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि इन सब चीजों से हमें क्या सीखने को मिलता है और इस एपिसोड का क्या कंक्लूजन है। सबसे पहला दोस्तों, इसका कोई शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो सकते हैं मार्केट के ऊपर, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वॉलिटिलिटी रहे, जैसे कि 20 सितंबर को भी देखा गया था। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से आपको एज ए इन्वेस्टर काफी कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहला कि आपको हाई डेट वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए उनके ऑपरेशंस रन करने में जितने कैश की जरूरत है
क्या वो कंपनी के पास इनफ है या नहीं, वो सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है एज ए इन्वेस्टर। यानी कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप कंपनी में एज अ ओनर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनी के अंदर हाई डेट की प्रॉब्लम है, कंपनी के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, तो एज ए इन्वेस्टर आपको वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और ये एपिसोड आपको एज ए इन्वेस्टर काफी अच्छी लर्निंग भी देता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपका क्या व्यू है इस पूरे एपिसोड के अंदर और आपको इस एपिसोड से क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.